वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस समय हम भारतीय अर्थव्यवस्था को देख रहे थे और अर्थव्यवस्था के इस पूरे अध्ययन के क्रम में हम परिभाषाओं को देख रहे थे। परिभाषाएं काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं, जैसा कि पिछले लेक्चर में भी बताया गया था। हम पहले PYQs को देख चुके हैं, यानी पुराने प्रश्नों पर अभ्यास कर चुके हैं। वहाँ से हमें ये जानकारी प्राप्त हुई कि आयोग कैसे प्रश्न पूछता है, उसका उद्देश्य वही था। उसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, तो इसमें हम परिभाषाओं को देख रहे थे। हमने बैरियर टू एंट्री तक देख लिया था, ठीक है, प्रवेश अवरोध। उसके बाद की सूचनाएं अभी बाकी हैं, तो वो आप तक पहुंचाई जाए, ठीक है, पहुंचा दी जा रही हैं और उसको इकट्ठा करना आपका दायित्व है। कैसे करेंगे अब ये आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। आप चाहें तो इन्हें नोट्स के तौर पे अपने कॉपी में रिकॉर्ड कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेके अपने पास डिजिटल तरीके से रख सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बस पढ़ने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। देखिए, मातृत्व मृत्यु दर क्या होती है ये जानना आवश्यक है, क्योंकि इसमें हम लोग जो डाटा है उसको तो रट लेते हैं, लेकिन परिभाषा पता होनी चाहिए। तो ये MMR असल में है क्या? यह प्रसव काल में माताओं की मृत्यु और सजीव जन्मों का अनुपात है। प्रसव काल में माताओं की मृत्यु और सजीव जन्मों का अनुपात है, कितने जीवित पैदा हुए बच्चे। और कई बार सजीव जन्मों के साथ गर्भपात का भी योग बनता है। तो अनुपात की गणना 1 साल के पूरे रेंज के लिए, 1 साल की अवधि के लिए की जाती है। ये मामला है। और अपने देश में अब तो चिकित्सा प्रणाली काफ़ी सुदृढ़ हो गई है पहले की तुलना में, नहीं तो माताएं अक्सर काल का ग्रास बन जाती थी, ठीक। तो इसके बाद देखते हैं बजट घाटा को। और ये बजटरी डिफिक्ट असल में सरकार की आय और कर राजस्व के द्वारा उसके व्यय का पूरा न हो पाने की स्थिति होती है। मतलब सरकार को जो आमदनी होती है, कर राजस्व इत्यादि जो कुछ भी, मतलब जितने भी आमदनी के स्रोत हैं, उससे जितना भी इनकम सरकार को हो रही है, उससे उसके खर्चे निपट नहीं पा रहे हैं, यानी आमदनी से ज़्यादा खर्चा है। तो ऐसे में क्या होगा? घाटा लगेगा। तो इसको बजट घाटा कहा जाता है। अगला नंबर है ब्रूटलैंड कमीशन का। और ब्रूटलैंड कमीशन की बात अगर की जाए तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 1983 में, ध्यान से देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 1983 में विश्व की पर्यावरण समस्याओं के अध्ययन के लिए इस आयोग को नियुक्त किया गया था, ठीक है। ये आयोग जो है ये नियुक्त होता है और इसका उद्देश्य है पर्यावरण की समस्याओं को उसकी पड़ताल करना, उसका अध्ययन करना, ताकि उसे दूर किया जा सके। और काफ़ी लंबी चौड़ी रिपोर्ट इसके रिस्पेक्ट में तैयार होती है। धारणीय विकास की परिभाषा यहाँ से निकल कर आती। बेरोजगारी की परिभाषा को देख लेते। तो बेरोजगारी की परिभाषा में जानने योग्य बात क्या हो सकती है? ब्रूटलैंड कमीशन को तो हमने देख लिया। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब यह है कि लोग काम के अभाव में बेरोजगार बैठे हुए हैं, बेकार बैठे हुए हैं, यानी काम करने की इच्छा उनके अंदर है। ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करना चाहते, सक्षम भी हैं और काम करने के इच्छुक भी हैं, उसके बावजूद काम नहीं मिल रहा है। तो ऐसे आदमी को कहेंगे बेरोजगार, और इस परिस्थिति को कहा जाएगा बेरोजगारी। तो अपने देश में और खासतौर पे अपने प्रदेश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि काम के अनुरूप आपकी योग्यता नहीं है। आप स्किल्ड पर्सन अगर नहीं है तो आपको काम खोजने में बहुत दिक्कत होगी। और संभव है कि ऐसे काम मिले जिसमें कि श्रम ज़्यादा हो और बदले में जो मेहनताना मिल रहा हो कम हो। तो ऐसी परिस्थितियाँ पैदा होती हैं। वही चीज़ यहाँ पर अर्थशास्त्र के तरीके से देखिएगा कि वे सभी व्यक्ति जो काम के अभाव में या काम के अभाव के कारण बेरोजगार बैठे हैं, बेकार बैठे हैं, वह रोजगार कार्यालयों, मध्यस्थों, मित्रों, संबंधियों के माध्यम से संभावित रोजगारदाताओं को आवेदन देकर रोजगार के लिए, उपलब्धता के लिए सूचित कर रहे हैं। मतलब लोगों को कह रहे हैं कि कहीं काम होगा तो बताइएगा, ठीक है। ऐसा होता है ना, जब कोई काम पहले ढूंढ रहा होता है तो सबसे कहता है कि कहीं कोई वैकेंसी होगी तो बताइएगा। या अगर सरकारी नौकरी की तलाश होती है तो उसमें वो वैकेंसियों की पड़ताल करता है वेबसाइटों से या इंटरनेट के माध्यम से या अखबारों से। और इन्हें कार्य की वर्तमान दशाओं और प्रचलित पारिश्रमिक दरों पर काम करने के लिए तत्पर होना चाहिए, ठीक है। ये तत्पर हैं, इन्हें काम मिल नहीं रहा है, बस यही बात। भुगतान संतुलन क्या है? तो किसी देश के वर्ष भर की अवधि में शेष विश्व से चालू और पूंजीगत खातों पर हुए समस्त लेन देन का जो सांख्यिकीय सार होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ सांख्यिकीय सार की सिर्फ बात की जा रही है, और उसमें लेना और देना, यानी दूसरे को आप दे रहे हैं, दूसरे से बदले में ले रहे हैं, तो वो दोनों ही शामिल होता है। तभी तो भुगतान संतुलन को हम देखेंगे। और जैसा इसका नाम है वैसा ही काम है, ये हमेशा संतुलन में रहता है। इसके बाद है लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट। तो देश के अलग अलग हिस्सों में अंग्रेजी शासन की स्थापना के बाद जो प्रशासन है उसका गठन करने के लिए सर्वेक्षण किया गया। अब जो हमारी प्रशासनिक मशीनरी है वो अंग्रेजों के ही तरीके से चल रही है आज तक, कमोबेश ढांचा वही है। फ्रेम बनाकर ब्रिटिशों के द्वारा ही दिया हुआ है और हम आज तक उसी फ्रेम पर काम कर रहे हैं।
तो इसमें जो गठन के बाद सर्वे किया गया तो ये देखा गया कि पब्लिक वेलफेयर में इसमें कितनी ही चीज़ें इंक्लूड हैं या कितनी और जोड़ी जानी चाहिए। तो पता लगता है कि भूमियों का जितनी भी ज़मीनें हैं, खासतौर पे जो कृषि योग्य भूमि होती है, उसका सही प्रबंधन ही नहीं है और इससे किसान लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। तो इस दृष्टिकोण से बहुत सारे प्रयास सरकार के द्वारा समय समय पे किए गए हैं। पहले तो सर्वेक्षण किया जाता है। सर्वेक्षण का उद्देश्य ही होता है समस्याओं की पड़ताल करना। पहले तो ये जानना आवश्यक है ना कि दिक्कत कहाँ पर हो रही है। जब आपको ये मालूम हो जाएगा कि दिक्कत कहाँ पर हो रही है, तभी तो आप उस पर कुछ कर पाएंगे, ठोस कदम उठा पाएंगे। तो सरकार के हित की दृष्टि से प्रत्येक भूखंड में उगाए जाने वाले राजस्व का निर्धारण करने का निर्णय लिया। अब यह भूखंड चाहे किसी किसान के अधिकार में हो या महल या फिर राजस्व ग्राम या फिर किसी जमींदार के अधिकार में रहा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, भूखंड जो है वो किसके अधिकार में है इससे नहीं मतलब है, यहाँ उसके बंदोबस्त की बात हो रही है। और यह अधिकार चाहे स्वामित्वाधिकार हो या कर्षण का अधिकार हो, इससे भी कोई मतलब नहीं है। मतलब किसी न किसी के अधिकार में होना चाहिए। तो उस जमीन का एक सही जो निर्धारण है ताकि उससे सही मात्रा में कर वसूला जा सके। इसमें देखिए पीछे का जो अंग्रेज़ों वाला सिस्टम है वो काम कर रहा है। तो अंग्रेज ये बंदोबस्त करके क्या करते थे, उनका भी अपना तरीका होता था। वो भी मैनेज करते थे कि ज़मीन की माप कैसी होनी चाहिए, कैसे उससे कर उगाही की जाएगी। तो उसमें उनका मूल रूप से फ़ायदा प्राप्त करने का स्वार्थ होता था कि कितना ज़्यादा मात्रा में हम एक भूमि क्षेत्र से कर उगाही कर सकें, लगान वसूल सकें। तो इसके लिए वो तमाम बंदोबस्त करते थे। अब जो देश आज़ाद हो गया तो उसके बाद सरकार पब्लिक वेलफेयर में काम करती है, तो टैक्स तो सरकार भी लेती है, लेकिन तरीका शोषण वाला नहीं होता है। ठीक है, और जनता के हित में ही वो कर का पैसा भी इस्तेमाल होता है। तो फिलहाल यहाँ देखिए, इसी अधिकार के आधार पर राजस्व निर्धारण को भू राजस्व व्यवस्था का बंदोबस्त कहा जाता है। ठीक है, ये भू राजस्व व्यवस्था का बंदोबस्त है, यानी हम इसमें जुगाड़ कर रहे हैं, अपनी योजनाएं तैयार कर रहे हैं और सब इंतजाम कर रहे हैं। भारत में 3 प्रकार की राजस्व व्यवस्थाएं पहले से थी। एक तो स्थायी बंदोबस्त है जिसको कि इजारेदारी और जमींदारी कहा जाता था। इसमें भूमि के एक बड़े टुकड़े पर खेती करवाने वाला एक जमींदार होता था और ये जो छोटे छोटे भूमि के टुकड़े जुड़कर एक बड़ा टुकड़ा बनता था। इसमें बहुत सारे किसानों की ज़मीन होती थी जो कि जमींदार के अंडर में मजदूर की हैसियत से काम करते थे और बदले में इनको जो उपज है उसका या फिर ऐसे मेहनताना दिया जाता था। ये तरीका होता था। और कहीं कहीं ऐसा होता था, ज़्यादातर मामलों में हम देखते हैं कि किसान छोटे छोटे खेत जो भूमिखंड होते थे उस पर खेती करता था और बदले में लगान जमींदार को देता था और वो लगान जो है जमींदार उसमें अपना शेयर रख के सरकार को देता था। तो बीच में यहाँ मध्यस्थ होता था जमींदार। ठीक, और उसके बाद आप देखें जो दूसरा बंदोबस्त अपने देश में दिखाई देता है आपको, वो किसानों का व्यक्तिगत आधार पे होता था, यानी रैयतवाड़ी। रैयत से सीधा संबंध अंग्रेज सरकार का होता था, यानी सीधा जो आम जनता है उससे कर वसूला जाता था। और एक और तरीका था महालवाड़ी। ठीक है, महालवाड़ी का मतलब है कि पूरा महाल जो होता था यानी एक राजस्व ग्राम, वहाँ से कर वसूल कर वहाँ वो सरकार तक पहुँचाया जाता था। तो यहाँ कर का जो संकेंद्रण है वो अलग अलग तरीकों से आप देखते हैं। इसके बाद प्रोविडेंट फंड है, तो कर्मचारियों के हितार्थ संचालित कोष, ये इसका मतलब है। और इसमें कर्मचारियों और रोजगारदाता दोनों को ये सुविधा होती है कि वो अपना अंशदान जमा कर सकते हैं। ठीक है, दोनों के पास ये सुविधा होती है। और अच्छी बात यह है कि इसमें दोनों ही अपना अंशदान जमा करते हैं, लेकिन नियंत्रण जो है वो सरकार के हाथ में होता है। और सरकार के हाथ में नियंत्रण होने का मतलब है कि यहाँ विश्वसनीयता और पारदर्शिता बनी रहती है। मतलब आप कल्पना करके देख सकते हैं कि रोजगारदाता के हाथ में अगर नियंत्रण हो जाए तो भी वो बेईमानी कर सकता है, और कर्मचारी के हाथ में नियंत्रण आ जाए तो भी वो मनमानी कर सकता है। तो ऐसे में सरकार इसको कंट्रोल में रखती है। कभी कभी सरकार ही रोजगारदाता होती है, ये भी बात है। फिलहाल यहाँ देखते हैं। और इसकी जो संचित निधि है वो सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी को दे दी जाती है, ये मामला है। इसके बाद अब मोर्टेलिटी रेट को देखेंगे और उसके बाद हम मुद्रास्फीति और तमाम चीज़ों को देखने वाले हैं। तो देखिए ज़रा, यहाँ पर मोर्टेलिटी रेट की अगर बात करें तो यह शब्द मृत्यु पर ही आधारित है। तो वर्ष भर में प्रति 1000 जनसंख्या में हुई मृत्युओं की संख्याओं को इसमें अभिव्यक्त किया जाता है। और मृत्यु सामान्य हो या रोग के कारण हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों को ही इसमें सम्मिलित किया जाता है। मतलब मृत्यु कैसे हो रही है इससे नहीं मतलब है, मृत्यु से मतलब है। और रुग्णता दर जो है वो अलग है, उसको हम आगे देख लेंगे। तो इसमें मोर्बिडिटी को रुग्णता के तौर पर दर्शाया गया है। बीमार पड़ने की प्रवृत्ति को ये दर्शाता है असल में। और बीमार भी कैसा, तो आप ऐसे बीमार पड़ जाइए कि अपना जो काम है, जिस रोजगार को आपने प्राप्त किया है उसमें आप उपलब्ध न हो पाइए, वहाँ से आप अब्सेंट हो जाएं, तो कहा जाएगा कि आप रुग्ण हैं। अगर आप बीमार होते हुए भी काम कर सकते हैं, हाथ पैर चलाने में और अपना रोजगार सही ढंग से संभालने में सक्षम हैं, तो आपको रुग्ण नहीं माना जाएगा, ये बात है।
ठीक। और मुद्रास्फीति का तो आप जानते हैं कि सामान्य कीमत स्तर में जो एक निरंतर वृद्धि की स्थिति होती है उसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन। नेशनल प्रोडक्ट इनकम, ये भी आपने परिभाषा पीछे देखी थी। कुछ परिभाषाएं यहाँ पर रिपीट कर रही हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा, तो वो सही में रिपीट कर रही हैं, तो इनको हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो इनकम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, नेशनल प्रोडक्ट। ठीक, किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों और विदेशों से प्राप्त आय का योगफल होता है ये। आगे हम इसे और विस्तार से देखने वाले हैं, तो यहाँ ज़्यादा समय खपाने की आवश्यकता नहीं है। रुग्णता को हमने देख लिया। अब इसमें देखें अपने देश में रुग्णता के कुछ कारण हैं, जैसे कि सांस का संक्रमण, मतलब प्रदूषण इतना ज़्यादा है। अब एयर क्वालिटी इंडेक्स को देख लीजिए कितना खराब रहता है। तो इतनी खराब अगर वायु की गुणवत्ता है तो वायु प्रदूषण की वजह से आप त्रस्त हो जाएंगे, आपका श्वसन तंत्र और तमाम चीज़ें डिस्टर्ब होंगी। तो सबसे ज़्यादा हमारे फेफड़े और हमारी जो श्वसन प्रणाली है वो प्रभावित होती है। तो जो श्वास इन्फेक्शन है वो प्रभावित करते हैं लोगों को। और उसके अलावा डायरिया, पाचन संबंधी, दूषित पेयजल या जो दूषित भोजन होता है उसकी वजह से हो जाएगा। इसके बाद वहन क्षमता को देख लीजिए, कैरिंग कैपेसिटी, ये भी हमने पीछे डिस्कस किया था। सारे टॉपिक रिपीट कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी देखेंगे। देखिए, एक घनत्व विशेष पर जनसंख्या को धारण करने की किसी परिवेश की क्षमता ये होती है। कोई परिवेश जो है ना वो अपनी औकात जितना ही धारण कर सकता है जितनी उसकी हैसियत है। मतलब ये कि प्राकृतिक संसाधनों की मात्रा जो है वो सीमित है। ऐसा नहीं है कि वो अनलिमिटेड हमको मिले हुए। जैसे कि ग्राउंड वाटर है आपका, वो जो है वो लिमिटेड अमाउंट में है, वो हमें बेहिसाब नहीं प्राप्त हो सकता है। तो वो चीज़ हमें मालूम होनी चाहिए और उसी हिसाब से जनसंख्या का दबाव भी वहाँ पर वो झेल सकता है। अगर आबादी जो है वो भूमिगत जल के स्रोत के अंदर जितना भंडार बचा हुआ है उससे कहीं ज़्यादा हो जाए तो जल्दी खत्म हो जाएगा। उसके बाद जनसंख्या के पास दो विकल्प होंगे, या तो वो पलायन कर जाए, पलायन करके जहाँ जाएगी वहाँ भी समस्या होगी, और दूसरी दिक्कत ये है कि अगर रुकते हैं तो मारे जाएंगे। तो वो बात है। वहन क्षमता इसी को कहा जाता है। और जनसंख्या अगर धारण क्षमता से ज़्यादा हो जाए, जो कि आजकल हो चुकी है खासतौर पे अपने देश में और प्रदेश में सबसे ज़्यादा, तो धारण क्षमता से अगर ज़्यादा हो जाए तो अपर्याप्त स्थान होगा, लोगों को रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी और खाद्य के लिए दिक्कत होगी। निर्वाह की जितनी बेसिक सुविधाएं होती हैं वो सब कम पड़ जाएंगी, है ना। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि एक दंपत्ति है, माता पिता हैं और उनका एक बेटा है या एक बेटी है, मतलब कोई एक संतान है या दो है मान लीजिए, चलिए बराबर हो गया। यहाँ जेंडर इक्वलिटी दिखाई दे रही है, एक लड़का है एक लड़की, तो आराम से उनका पालन पोषण हो सकता है एक सामान्य तनख्वाह में भी, है ना। लेकिन मान लीजिए कि वही 12 संख्या में होता, अब मतलब आप सोच कर देखिए, वही संसाधन, उतने ही जो संसाधन दो बच्चों को मिल रहे थे वो 12 में डिवाइड हो जाएंगे, तो सबकी आवश्यकता नहीं पूरी होगी, सबके सब असंतुष्ट रहेंगे। वही हाल यहाँ पे प्रकृति के साथ भी होता है। प्रकृति हमारी माता है, मतलब पालन पोषण वही करती है, तो उसके पास जो कुछ भी है वो ज़्यादा लोगों में अगर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो कम तो मिलेगा ही, सबको कम मिलेगा। वही बात हमारे साथ हो रही है अपने देश में भी और अपने प्रदेश में भी। तो वही सारी बातें यहाँ पर दोहराई गई हैं। खाद्य सुलभता, पर्यावरण, स्थान, मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि जब एक बार जो निर्वाह की परिस्थितियाँ हैं वो कठिन होगी, मतलब जिंदगी जीना मुश्किल हो जाएगा, तो प्रजनन भी जो है वो कम होने लगेगा, प्रजनन दर में भी कमी आने लगेगी, तो जनसंख्या तेजी से कम होने लगेगी। अब ये है प्राकृतिक संतुलन। चलिए आगे चलते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को देख लीजिए। ये जो है ना, ये जीएसटी है, अच्छी तरह आप जानते हैं इसके बारे में, बस थोड़ा सा और देख लीजिए। अप्रत्यक्ष करों की ये पोटली है, बटुआ है। इसके अंदर बहुत सारे जो इनडायरेक्ट टैक्स थे जो कि बिखरे हुए थे उनको एक साथ मिलाकर इसे एकीकृत किया गया है। और आप जानते हैं कि ये जो जीएसटी अधिनियम है ये 2016 का है और इसको लागू किया गया था 2017 में। अब भारत में कई प्रकार के कर, जैसे कि बिक्री कर है या इस तरह के और भी हैं, जिनको कि समाप्त करके एकल कर को लागू किया गया और वस्तु और सेवा कर प्रत्येक स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं के वर्धित मूल्य पर लगाया जाता है। ये वर्धित मूल्य पर लगता है, ये ध्यान दीजिएगा। कर की कई दरें होती हैं, जैसे कि 0% यानी लगता ही नहीं है, 5% लग सकता है, 12% लग सकता है, 18 और 28, और ये लगभग सभी वस्तुओं और सेवाओं पर लागू है और पूरे देश में एक समान दर से ये लागू होता है। इसके बाद आप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को देखेंगे और अंत में देखेंगे ग्रॉस वैल्यू एडेड को। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या है? किसी एक वर्ष में किसी देश के घरेलू क्षेत्र में उत्पादित अंतिम रूप से तैयार वस्तुओं और सेवाओं का मुद्रा मूल्य होता है, मौद्रिक मूल्य होता है, ये ध्यान दीजिएगा। और जीडीपी एक देश की आर्थिक शक्ति का मापक भी होता है, ये भी एक बात है। और जीडीपी प्रति व्यक्ति की बात की जाए तो सामान्यतः देश में जीवन स्तर का सूचक इसको मानते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारे इसमें जो फैक्ट हैं वो हम देख रहे हैं और पीछे भी देख चुके हैं, तो इन्हें दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं थी। एक बार रिवीजन के तौर पे देख लीजिएगा, ये दोबारा रिपीट हो गए हैं, मतलब फिर से आ गए। तो सकल वर्धित मूल्य की बात कर रहे हैं। अब इसमें भी आप जानते हैं वही फार्मूला था, जीवीए इज इक्वल टू सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी प्लस जो सब्सिडी होती है जोड़ दीजिए, है ना, और अप्रत्यक्ष कर यानी जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है घटा दीजिए। व्यापारिक बैंक क्या होते हैं?
तो मर्चेंट बैंकर्स का मतलब ये है कि कंपनियों को सलाह देने और उनके अंश और ये ऋण निर्गमन का प्रबंध करने वाले बैंक होते हैं, मतलब कर्ज निकालने वाली जो चीज़ें होती हैं उसका ये मैनेजमेंट करते हैं। और बैंक भी हो सकते हैं, कोई वित्तीय संस्थान भी हो सकता है, आमतौर पे ये बैंक ही होते हैं, और ऐसे भी कोई फाइनेंशियल एजेंसी टाइप की चीज़ हो सकती है। तो यहाँ तक हमने कुछ चीज़ों को रिपीट कर दिया और इसमें कुछ समय ज़रूर खर्च हुआ है, लेकिन ये कुछ इसमें नई बातें जानने के लिए मिली। लेकिन आगे अब हम नया डाटा देखने जा रहे हैं। यहाँ से जो हमारी नई डिफिनीशन है वो स्टार्ट हो गई है। अर्थशास्त्र की परिभाषा दी हुई है, हालांकि ये उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, मतलब परीक्षा में कोई परिभाषा नहीं पूछी जाती है, लेकिन कुछ जो आधारभूत डिफिनीशन है वो पता होनी चाहिए ताकि बाकी चीज़ों को आप समझ सकें। तो अर्थशास्त्र उस अवधारणा का अध्ययन है, ठीक है। अर्थशास्त्र ऐसी अवधारणा का अध्ययन है जो कि यह बताता है कि समाज में किस तरह से दुर्लभ संसाधनों की मदद से, दुर्लभ संसाधन का मतलब है कि वो आसानी से उपलब्ध नहीं हो सकते, ऐसे नहीं कि यहाँ वहाँ पड़े हुए। तो दुर्लभ संसाधनों की मदद से मूल्यवान उत्पाद तैयार करने का काम होता है और उसे विभिन्न लोगों में वितरित किया जाता है। न सिर्फ प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है बल्कि उसका वितरण भी किया जाता है। और साथ में देखें कि व्यक्ति, फर्म, सरकार और अन्य संस्थाएं समाज में अपने विकल्पों का चयन कैसे करते हैं और यह चयन संसाधनों के उपयोग में समाज को कैसे प्रभावित करता है। ये सब हम जानते हैं किसमें? अर्थशास्त्र में। अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में तनिक फर्क है, ठीक है। अर्थशास्त्र जो शब्द है ये संस्कृत का है, आप स्पष्ट तौर पे देख पा रहे हैं। अर्थ का मतलब यहाँ पर पृथ्वी नहीं होता है, अर्थ का मतलब होता है पैसा, रुपया, यानी संपत्ति, धन। और शास्त्र का मतलब होता है विद्या, ठीक है। तो ये पैसे की विद्या है। पैसे के विषय में जो कुछ हम पढ़ते लिखते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं, मतलब जितनी चीज़ों को हम इसमें जानने का प्रयास करते हैं, जिनके विषय में हम स्टडी करते हैं, वो सब पैसे से यानी धन से संबंधित होती, अर्थ से संबंधित होती। तो ये सारी बातें हैं। अब यहाँ कुछ नई नई और लंबी लंबी परिभाषाएं, जैसे कि सबसे पहले दर्ज किए गए आर्थिक विचारकों में से एक हैं आपके हेसियोड। ये ग्रीक किसान हुआ करते थे, कोई बहुत बड़े आदमी नहीं थे, लेकिन किसान भी एक बड़ा आदमी होता है। सामान्य लोग इसे समझते हैं, लेकिन इसका जो काम है वो सबसे बड़ा है। तो इसके अंदर दार्शनिक प्रवृत्ति होती है। देखिए, कोई भी किसान जो है वो दर्शन में गहरी रुचि रखता है, भले ही वो कम पढ़ा लिखा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसके जो विचार होते हैं वो दार्शनिक होते हैं। इसीलिए बड़े बड़े नुकसानों को वो हंसते हंसते झेल जाता है, ठीक। तो हेसियोड जो है ये ग्रीक किसान थे, कवि थे। इन्होंने लिखा कि कमी को दूर करने के लिए, यहाँ देखें आप, कमी को दूर करने के लिए श्रम, सामग्री और समय को कुशलतापूर्वक आवंटित करने की आवश्यकता है। अगर हम कमी को दूर करना चाहते हैं, किस चीज़ की कमी? तो वस्तुओं की कमी, जो उत्पाद हैं उनकी कमी को अगर हम दूर करना चाहते हैं तो हमें श्रम बढ़ाना होगा और ये देखना होगा कि श्रम की बर्बादी तो नहीं हो रही है। ऐसा तो नहीं कि श्रम जो है वो लग तो रहा है लेकिन गलत दिशा में लग रहा है। सामग्री कितनी है, पर्याप्त है या नहीं, अगर नहीं है तो उसके उपार्जन का प्रयास। साथ में समय जो हम उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कहाँ पर और कितने अच्छे तरीके से लग रहा है, तो उसका कुशलतापूर्वक बंटवारा निर्धारित करना होगा, तब जाकर उत्पादन सुधरेगा और जितनी भी कमी है उसको पूरा किया जा सकता है। लेकिन बाद में क्या होता है? बाद में आधुनिक जो पश्चिमी अर्थशास्त्र की स्थापना होती है उसमें कुछ नई चीज़ें सामने आती हैं। नई चीज़ जैसे कि आप देखें, यहाँ स्कॉटलैंड के एक और दार्शनिक सामने आ जाते हैं। इनका नाम है एडम स्मिथ। आपने यूपीपीसीएस वाले लेक्चर, जब ये प्रीलिम्स हुआ था 2023 वाला, तो उससे पीछे आपने देखे होंगे, तो उसमें मैंने बताया था कि बाद में अर्थशास्त्र को पूरी तरह से पैसे पर फोकस कर दिया जाता है, लाभ पर फोकस कर दिया जाता है। ये जो ग्रीक किसान के द्वारा, हेसियोड के द्वारा दिया हुआ अर्थशास्त्र का कॉन्सेप्ट है, ये ज़्यादा बेहतर था। दुनिया अगर इस रास्ते पर चली होती तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हम आज जी रहे होते, लेकिन स्वार्थ वाला रास्ता एडम स्मिथ ने पकड़ा दिया। इन्होंने 1776 में एक किताब लिखी थी, ठीक है, 1776 का समय था। ये किताब लिखकर पब्लिश करवाते हैं और इस पुस्तक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। ये एक लंबा सा किताब का नाम है। तो ये वेल्थ ऑफ नेशन नाम की जो किताब पब्लिश होती है, इसमें अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान माना गया है। ये शुद्ध पैसे का विज्ञान है। जहाँ से हमें फायदा हो हम वहीं पर चीज़ों को इन्वेस्ट करें, वहाँ से खूब मुनाफा कमाएं, और खूब मुनाफा कमाने में ये रत्ती भर भी ना सोचें कि वहाँ से जो हम निकाल रहे हैं वो फिर प्रतिपूर्ति हो पा रही है या नहीं। और यहीं से शोषण का जो कॉन्सेप्ट है वो निकल कर आता है, एक्सप्लोटेशन। और चूंकि ये विचारधारा पश्चिम में पनपी हुई है, ये पश्चिमी अर्थशास्त्र है, इसीलिए आप देखेंगे कि औद्योगिक क्रांति होती है, पश्चिमी देश बेहिसाब तरीके से कॉलोनियों से एक्सप्लोटेशन करना शुरू करते हैं। पहले तो अपने यहाँ देखते हैं संसाधन कम पड़ जाता है, उत्पादन बढ़ाना रहता है, तो उसके बाद वो कच्चे माल की खोज में जगह जगह जाते हैं, जैसे भारत में कुछ लोग आते हैं, ऐसे ही अमेरिका को गुलाम बना लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया में चले जाते हैं, अफ्रीका में चले जाते हैं, मतलब जहाँ जहाँ उन्हें दिखाई देता है
कि संसाधन प्रचुर मात्रा में मिल रहे हैं और उसके लिए कीमत नहीं के बराबर देनी पड़ रही, वहाँ वो अपना जड़ जमा लेते हैं और वहाँ से बेहिसाब सिर्फ शोषण करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि वहाँ कुछ लौटाते हैं, बल्कि लेते ही हैं। तो ये विशुद्ध स्वार्थ वाला जो सिद्धांत है, ये एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया था। यहाँ एक और कथन है, डॉक्टर मार्शल का अपना कथन है। इन्होंने 1890 में एक किताब लिखी और किताब का नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी अर्थशास्त्र के सिद्धांत। और इसमें अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा को दिया गया। स्वार्थ वाली परिभाषा तो बहुत समय चली और लोगों को बहुत रास भी आती। सामने से भले ही कोई बुराई करे कि नहीं, स्वार्थ पर नहीं जीना चाहिए, या पैसा जो है वो स्वार्थ का मूल नहीं हो सकता है, उसका हित मतलब उसका उद्देश्य है जनहित, लेकिन असल में लोग अपने स्वार्थ के लिए ही तो इस्तेमाल करते हैं। असलियत तो यही है। तो एडम स्मिथ वाली जो विचारधारा थी वो लोगों को खूब रास आती है, लेकिन मार्शल महोदय का जो कथन था उसमें उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र का उद्देश्य सिर्फ धन का उपार्जन नहीं है, बल्कि असल में लोक कल्याण। धन के उपार्जन के माध्यम से भी अंत में हम जो लोक कल्याण का लक्ष्य है उसको साधना चाहते हैं। ब्रिटेन के एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, इनका नाम है लॉर्ड रॉबिन्स, और 1932 में इनकी एक किताब निकल कर आती है। इस किताब का नाम है एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंसेस, यहाँ थोड़ा सा इसे ऊपर कर लीजिए, देखिए, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, लंबा सा नाम है किताब का। तो इसमें अर्थशास्त्र को दुर्लभता का सिद्धांत माना गया है। अब ये एक नया कॉन्सेप्ट है और उन्होंने ये कहा है, मतलब ये ब्रिटेन के अर्थशास्त्री हैं और समय देखिएगा 1932 का है। तो इन्होंने ये कहा है कि मानवीय आवश्यकताएं असीमित हैं और पूरा करने के जो साधन है वो सीमित हैं, और यही सबसे बड़ी बात है। गांधी जी हमेशा कहा करते थे कि प्रकृति मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है। प्रकृति के पास आवश्यकता की पूर्ति करने से कहीं ज़्यादा भंडार है, अभी भी, यकीन मानिए अभी भी, लेकिन मनुष्य के लालच की पूर्ति प्रकृति नहीं कर सकती है। और आज का जो मनुष्य है वो आवश्यकता से अधिक लालच पर फोकस है। तो ये पेट कभी किसी का भरता नहीं है, मतलब इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता है, वो भी मानवीय इच्छाओं का तो कोई अंत नहीं है। तो ऐसे में फिर वही कहा गया, दुर्लभता का सिद्धांत यहाँ काम करेगा, और ये देने वाले व्यक्ति थे लॉर्ड रॉबिन्स। कभी कभी पूछा जाता है कि कौन सा प्रिंसिपल किसके द्वारा दिया गया, तो इसमें नाम आपको पता होना चाहिए, कुछ खास नाम दिए हुए हैं वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये इनका कथन था रॉबिन्स का, और इन्होंने कहा कि मानवीय आवश्यकताएं असीमित हैं और जो प्राकृतिक संसाधन हमारे पास हैं जिनके सहारे हम इन्हें पूरा करते हैं वो सीमित मात्रा में है, तो सोच समझकर इसका इस्तेमाल करना है। ये कहने का मतलब ये हुआ दुर्लभता के सिद्धांत का तात्पर्य कि प्राकृतिक संसाधन जो है वो दुर्लभ है, अब उसको हम कैसे यूटिलाइज करें वो हमारे विवेक पर निर्भर करता है। एक और अर्थशास्त्री हैं, बाद वाले जितने हैं ना उनको बुद्धि आ गई थी। जो शुरुआती हैं वो एकदम से पैसे रुपए में डूबे हुए थे, सिर्फ पैसा कमाएंगे, वही भूत उनके ऊपर सवार था। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है तो जो पश्चिम के देश हैं उन्हें भी अपनी गलती का एहसास होता है। उन्हें ये मालूम हो जाता है कि हमने एक्सप्लॉयटेशन तो कर लिया, भारत से प्राकृतिक संसाधनों को खोद कर निकाल लिया, यहाँ से हम ले आए या कहीं से भी ले आए, अफ्रीका से हमने उठाया कच्चा माल, या ऑस्ट्रेलिया गए थे वहाँ से लिया, अमेरिका से लिया, तमाम जगह से लिया। तो लेते गए और वो प्रकृति को हम खोखला करते गए असल में, और बाद में हमारा ही सीख कर बाकी जो एशियाई देश हैं या बाकी जो दुनिया भर के लोग हैं वो भी यही काम करने लगे। इसका नतीजा क्या होता है, मेरा आपका सामान तो यहाँ बात है नहीं कि पड़ोसी का सामान ले लेंगे तो उससे हमें क्या, पड़ोसी भले ही कंगाल हो जाए हम अमीर हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम ले रहे हैं नेचर से और नेचर पे ही हमें आश्रित रहना है, तो उसका नुकसान, उस नुकसान की भरपाई हमें भी करनी पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ वो देश भुगतेगा, हम भी भुगतेंगे साथ में, सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अब वैश्वीकरण वाली जो अवधारणा आती है ना, पहले से ही चल रही है पश्चिमी देशों में, तो उस अवधारणा से एक फ़ायदा ये भी होता है, औद्योगिकरण तो तेज होता ही है, लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है कि हम आपस में कनेक्टेड हैं, एक दूसरे के बिना काम नहीं चल सकता है, और अगर नहीं चल सकता है तो हम दूसरे का अगर शोषण करेंगे तो हम अपने लिए खाई खो देंगे। तो बाद में जितने भी अर्थशास्त्री आते हैं उनके अंदर ये समझ डेवलप होती है, वो व्यवहारिक होकर सोचते हैं कि हमें स्वार्थ का विज्ञान लेकर नहीं चलना है, हमें प्रकृति का भी हित सोचना है। तो वो सारी बात आप देख रहे हैं। इसके बाद एक और अर्थशास्त्री है, इनका नाम है सैमुएल्सन, और इन्होंने अर्थशास्त्र को विकास का शास्त्र कहा है, यानी साइंस ऑफ ग्रोथ कहा है। इसके बाद आप देखें एक अपने यहाँ के अर्थशास्त्री हैं, इनका नाम है कपिल आर्य, और इनकी पुस्तक का नाम है अर्थ मेधा। मेधा मतलब होता है बुद्धि, ठीक है, बौद्धिकता। तो ये धन की बुद्धि है और इसमें सुख के साधनों का विज्ञान अर्थशास्त्र को माना गया है। भाई संपत्ति का विज्ञान है, संपत्ति से हम क्या करते हैं, सुख ही तो इकट्ठा करते हैं। पैसा आप कमाते हैं अपनी प्रसन्नता के लिए कमाते हैं, ये अलग बात है कि जितना कमाते जाते हैं उतने ही और असंतुष्ट होते जाते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन उद्देश्य तो यही होता है ना कि हम खूब सारा पैसा कमा लें, कोई अभाव हमें न देखना पड़े, या जो मेरे करीबी हैं, जो मेरे चाहने वाले हैं, उनको कोई दिक्कत ना हो,
यही आप चाहते हैं बेसिकली? आप एसडीएम बनना चाहते हैं या समीक्षा अधिकारी बनना चाहते हैं, तो उसके पीछे मेन पर्पस क्या है, जरा अपने ईमानदारी से अपनी आत्मा से सोच के बताइएगा। आप जन कल्याण करना चाहते हैं कि पहले अपना कल्याण करना चाहते हैं? पहले आप अपना कल्याण करेंगे, उसके बाद जन कल्याण करेंगे, है ना? तो अपना व्यक्ति पहले हित साधता है, और यहाँ पर वही चीज़ कही गई, सुख के साधनों का विज्ञान इसको कहा गया है। सुख के साधन हर मनुष्य इकट्ठा करना चाहता है, ये मानवीय प्रवृत्ति है और इसको स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं। तो यहाँ तक हमने देखा। अब इसके बाद देखिए, अगले वाले लेक्चर में हम देखेंगे अर्थव्यवस्था को संगठित करने के लिए 3 प्रणालियाँ जो उद्घृत हुई हैं, कौन कौन सी हैं? तो वही पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित, अपने यहाँ मिश्रित है, तो मिश्रित है लेकिन उसमें भी समस्याएं हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसमें इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।